ठीक है, कैसे हैं और आप लोग? बढ़िया सब, बैठ जाओ मैम। चलिए तो सर, हम लोग जो बात शुरू कर रहे थे वहीं से फिर टॉपिक अपना आज का शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे यथार्थवाद पर। यथार्थवाद, और यथार्थवाद में पिछली क्लास में जो हम लोगों ने बात की थी वो यथार्थवाद के परिचय के बारे में थी। उसमें जो जो चीज़ें हमने देखी थी उनका सारांश ये था कि वस्तुओं का अस्तित्व दृष्टा से पृथक होता है। ये यथार्थवाद की सबसे मुख्य बात है। इसके अलावा हमने कुछ परिभाषाओं की, जिनमें आर.बी. पेरी की परिभाषा थी, स्वामी रामतीर्थ की परिभाषा थी, बटलर की परिभाषा थी, और वो सारी परिभाषाएं कुल मिला के इतना ही बताती हैं कि वास्तविकता जो है वो बाहर जो संसार है उसी में व्याप्त है। इसके अलावा हमने सी.वी. गुड की भी एक डेफिनेशन देखी थी। उसमें भी उन्होंने यथार्थवाद को परिभाषित करते हुए कहा था कि जो वस्तुगत यथार्थता है वही इस संसार का सार है। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़े थे और हमने ये देखा था कि जो यथार्थवाद है उसके 3 रूप विकास के क्रम में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, 3 रूप कौन कौन से आते हैं वो हमने देखे थे। एक जो पहला रूप है इसका वो है मानवतावादी यथार्थवाद। मानवतावादी यथार्थवाद, ठीक है, पहला। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। मानवतावादी, ज्ञानेंद्रिय, और तीसरा जो प्रकार है वो है सामाजिक यथार्थवाद। ठीक है, ये 3। अब इनको समझने के लिए, इनकी बात को जानने के लिए हम कुछ इसके जो मुख्य सपोर्टर हैं उन्होंने इसके बारे में क्या विचार दिए हैं और इनकी जो मूल बातें हैं वो क्या हैं, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले जिस बात पर हम करने वाले हैं चर्चा वो है मानवतावादी यथार्थवाद। कि सब मानवतावादी यथार्थवाद क्या है उस पर थोड़ी सी बात हो जाए। मानवतावादी यथार्थवाद, ठीक है। इस विचारधारा के जो मुख्य मानने वाले लोग हैं उनमें इरेसिमस, रैबले और मिल्टन। इरेसिमस, रैबले और मिल्टन। जो कवि है बहुत प्रसिद्ध वही वाले मिल्टन, वही जॉन मिल्टन, वही। मानवतावादी यथार्थवाद, हमें ये जानना होगा यहाँ पर कि ये जो मानवतावादी यथार्थवाद है ये क्या है, इसके पीछे क्या क्या मुख्य धारणाएं निहित हैं। तो उसको समझने के लिए हम इन तीनों विचारों की भी बात करेंगे और मुख्य रूप से हमें समझना होगा कि मानवतावाद असल में क्या है। देखिए, थोड़ा सा ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में अगर यूरोप को देखें तो यूरोप में पुनर्जागरण से पहले, यानी कि औद्योगिक क्रांति से भी पहले थोड़ा सा अगर देखें तो आप जानते हैं कि चर्च की सत्ता का वहाँ बहुत बोलबाला था। चर्च, और एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में चर्च का शासन में और लोगों के जीवन निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और चर्च क्या करता है? चर्च जो है वो जो क्रिश्चियनिटी है उसके प्रिंसिपल्स को सर्वोपरि मानता है। गॉड के सामने सबमिशन की बात करती है क्रिश्चियनिटी, कि जो है वो गॉड है और आदमी को उसके सामने सरेंडर कर देना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं उसकी करुणा के आधार पर है, जो कुछ करता है वही करता है, जैसा है सब उसी का किया था। बात आप समझ रहे? तो इस चीज़ के खिलाफ यूरोप में आवाज़ उठना शुरू हुई कि भाई अगर इस तरीके से तो हम मान लें तो सारी की सारा उत्तरदायित्व, तो सारी जिम्मेदारी गॉड पर ही चली जाती है। इंसानी अस्मिता का तो कोई मायने भी नहीं लगता।
तो ये वो विचारधारा है जो धार्मिक परिप्रेक्ष्य से मानव के उत्तरदायित्वों को ईश्वर से हटाकर इंसान की ओर लेकर आती है कि जीवन में हम जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए कोई ऊपर बैठी सत्ता जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। बात आप समझ रहे हैं? मानवतावाद का क्या मतलब है? मानवतावाद का मतलब यह है कि उत्तरदायित्व ईश्वर से उठाकर मानव के ऊपर ला दिया। भगवान को साइड में कर दीजिए, गॉड को साइड में कर दीजिए और इंसान की तरफ इनको लेकर आइए। अब इन मानव की जो गरिमा है उसकी स्थापना, मानव की जो डिमांड्स हैं, उसकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, उनकी संपूर्ति के लिए वो जो प्रयास करेगा और जिस तरीके से वो करेगा, वो सब प्रयास मानवतावादी जो विचारधारा है उसके अंतर्गत बड़े मूल्य के हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मानवतावाद है उसके केंद्र में मानव है, ना कि ईश्वर, ना कि और दूसरी कोई आध्यात्मिक सत्ता। तो ये जो ये मानवतावादी यथार्थवाद है वो मानव की गरिमा के ऊपर सबसे ज्यादा बल देता है। अब मानवतावादी जो यथार्थवाद है उसमें तीन प्रमुख विचारक हैं, इरेसिमस, रेबले और मिल्टन। ये इरेसिमस की अगर पहले हम बात करें थोड़ा सा, इरेसिमस, ठीक है। इरेसिमस कैथोलिक ईसाई थे और इनको, ये हॉलैंड के रहने वाले थे, कैथोलिक ईसाई थे, परंतु इन्होंने ही सबसे पहले इस बात को कहना शुरू किया कि भाई इंसान भी कुछ महत्व का है, उसकी गरिमा को, उसके अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते। इसीलिए इनको कभी कभी पुनर्जागरण के अग्रदूतों में माना जाता है पश्चिमी जगत में। मतलब धर्म के क्षेत्र में, ईश्वर के अधिकार क्षेत्र में मानव के अधिकारों की बात करने वाला पहला आदमी यूरोप में इरेसिमस था। तो ईसाई धर्म में जो सुधारों की जो बात हुई वो इरेसिमस, हॉलैंड के जो निवासी थे वहां से आती है। तो मानवतावाद की शुरुआत करने वाला आदमी इरेसिमस हॉलैंड का था। अब इन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जो ग्रंथ हैं, न्यू टेस्टामेंट तो क्रिश्चियंस का है, ओल्ड टेस्टामेंट और उससे पुराना है ज्यूस वाला, तो उन पर उन्होंने अपनी किताबें लिखी, उन्हीं पर मतलब उनकी विवेचना करते हुए लिखा और धर्म सुधार की बात कही और मानव के इच्छाओं आकांक्षाओं को संतुष्ट करने वाली चीज़ों पर इन्होंने मुख्य रूप से फोकस किया, ठीक है। और साथ ही साथ एजुकेशनल और रिलीजियस रिफॉर्म की तो बात ये कर ही रहे थे, इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म के साथ साथ एजुकेशनल रिफॉर्म्स या सुधारों की भी बात की है। और जो शैक्षिक सुधार है उसमें इन्होंने कई सारी चीज़ों को आगे रखा। इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा की प्रक्रिया जो पूरी होती है उसमें बालक की प्रकृति को, शिक्षक की प्रकृति को भी थोड़ा महत्व दिया जाना चाहिए, ना कि उच्च विचारों के लिए इन दोनों की अनदेखी कर दी जाए। ये बात कहने वाला पश्चिमी जगत में ये सबसे पहला आदमी था, इरेसिमस, ठीक है। और इन्होंने कहा कि दो तीन बातों को टीचिंग में ध्यान में रखना चाहिए एजुकेशन में। एक तो बालक की प्रकृति क्या है, टीचर का किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से स्किल बनाया जाएगा उसको। और एक बात और होती है वो है पुनरावृत्ति या अभ्यास, बार बार प्रैक्टिस करके बच्चों को सिखाया जा सकता है, चीज़ों को बताया जा सकता है, ठीक है। एक और बात इरेसिमस के मामले में, आप लोग इनको मानवतावादियों का राजकुमार भी कहा जाता है, प्रिंसेस ऑफ ह्यूमनिस्ट, प्रिंसेस ऑफ ह्यूमनिस्ट। मानवतावादी जितने भी लोग हैं उनमें ये सबसे पहले पायदान पर खड़े पाए जाते हैं, इतनी सम्मान दिया जाता है इस आदमी, ठीक है। तो ये है इरेसिमस। एक विद्वान हुए हैं रेबले। ये क्या कहते हैं सब? रेबले फ्रांस के निवासी थे और रेबले का ये कहना था कि जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो उस तरीके की है जहाँ ज्ञान के लिए है, बस जान लिया इतना पर्याप्त है। इस बात का विरोध किया है, बोले ये बात ठीक नहीं है, ज्ञान के लिए है, बल्कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि बच्चों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए। अब देखिए ये जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड की बात कर लीजिए या पुनर्जागरण की बात कर लीजिए, ये सब धर्म के अगेंस्ट जा रही हैं, आप समझ रहे हैं, आध्यात्मिकता के अगेंस्ट जा रही हैं और वास्तविकता में बच्चों को लेकर आ रही हैं।
तो बोले साइंस की बात करिए और कोई आध्यात्मिकता की, आत्मा परमात्मा परलोक की बात मत करिए। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना बच्चे में। इसी से वो दुनिया को समझ पाएंगे और इसी से वो अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। ये रेवले का कथन था सर, ठीक है। एक और आदमी, वो है मिल्टन, ठीक है। मिल्टन भी मानवतावादी यथार्थवाद के समर्थक माने जाते हैं और मिल्टन वो आदमी है, पैराडाइज लॉस्ट कविताओं का बहुत अंग्रेजी साहित्य का एक बड़ा अच्छा ग्रंथ माना जाता है इसको। पैराडाइज लॉस्ट, आपने अगर अंग्रेजी साहित्य को थोड़ा भी आपने सुना है तो आप जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट का नाम जरूर सुनते हैं। पैराडाइज लॉस्ट क्या है साहब? ठीक है, स्वर्ग खो गए हैं। क्या मतलब है? आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा है, उस जगत की बात नहीं कर रहा है, इस जगत की बात कर रहा है। जॉन मिल्टन वो आदमी है जो इंटेलेक्चुअल लिबर्टी की बात करता है, आदमी की बौद्धिक स्वतंत्रता की बात करता है कि भाई बौद्धिक रूप से मानव स्वतंत्र है अपने काम को करने के लिए और उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। इस चीज को कहीं भी दूसरी परालौकिक चीजों से जोड़ना ठीक नहीं है। अब आप थोड़ा समझ में आ रहा है कि मानवतावादी यथार्थवाद चीजों को कहाँ लेकर जा रहा है? मानव की बुद्धिमत्ता की स्वतंत्रता, मानव की इच्छाओं की स्वतंत्रता, उसके किए जाने वाले प्रयासों की स्वतंत्रता, मानवीय गरिमा की स्थापना हो। कैसे होगी? धर्म से नहीं होगी, अध्यात्म से नहीं होगी, विज्ञान से होगी। ये मानवतावादी यथार्थवाद, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे यथार्थवाद की तरफ। और दूसरा जो प्रकार है यथार्थवाद का वो कौन सा है? क्या बताया था मैंने अभी? है ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद। ठीक है, चलिए ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद की बात करें। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद, एम्पिरिकल, आनुभविक कह लीजिए या ज्ञानेंद्रिय कह लीजिए, ठीक है। अब इसके जो समर्थक हैं मुख्य रूप से, उनमें भी 2-3 नाम मैं लिखता हूं, फिर उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद की क्या मान्यता है, क्या विचारधारा है, ठीक है। मूलकास्टर, इसके समर्थक हैं ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के, और बेकन, मूलकास्टर, बेकन, रटके, तीसरे है रटके, ठीक है। रटना मत समझ लेना रटके एक आदमी का नाम है, ठीक है। तो इनकी तरह बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद क्या कहता है, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद ये कहता है कि साहब यथार्थ या अस्तित्व या पदार्थ की जो हमें जानकारी है वो हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मिलती है। पूरे ज्ञान का, पूरे अस्तित्व की अनुभूति का जो स्रोत है वो क्या है? वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। किसी भी ऐसी इंट्यूशन वाली काबिलियत को ये नकार देते हैं। इंट्यूशन वाली बात नहीं है, कोई भी अलौकिक अनुभवों की बात मत करिए। किसकी बात करिए? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके बारे में बात करिए। शब्दों से काम नहीं चलेगा बल्कि अनुभव से काम चलेगा। जो ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त हो रही है उससे जो अनुभव आ रहे हैं उससे काम चलेगा और उससे जो चीजें निकलकर सामने आएंगी उनको फिर एक्सपेरिमेंट के बेस पर जांचा परखा जाएगा और फिर सत्य की खोज की जाएगी। तो सत्य का आधार कोई रीजन, कोई रैशनल, कोई आत्मा या परमात्मा से हटाकर सीधा इंसान के सेंस ऑर्गन्स पे लाके रख दिया कि यहाँ से सूत्र मिलेगा वास्तविकता। तो इस तरफ जाना चाहिए। अब ये 3 लोग हैं, मूलकास्टर, बेकन और रटके। थोड़ा थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। मूलकास्टर के बारे में अगर बात करें तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड, मूलकास्टर। और इनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है एलिमेंटियर, ठीक है। कई बार ये पुस्तकों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि मैं सेपरेट आपको एक किताबों के नाम की लिस्ट बता दूंगा जो यथार्थवादी विचारक हैं उनकी किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, तो वो मैं बता दूंगा। एलिमेंटियर, ठीक है। और ये शिक्षा शास्त्री हैं 16वीं शताब्दी के, एलिमेंटियर में, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि बालक को उसकी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के अवसर
प्रदान करने चाहिए। ठीक है, उसकी जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं उन स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार वो किस प्रकार से अपने इस ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके ज्ञान अर्जन कर रहा है, उसके मौके देने चाहिए। उसको दमन नहीं करना चाहिए, उसकी जानकारी की अभिव्यक्ति का दमन नहीं करना, बल्कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने हैं जिससे वो समझ सके। ठीक है, और जब वो ये करने लग जाएगा बच्चा, तो उसकी पर्सनैलिटी में जो ऑलराउंडर डेवलपमेंट जैसी बात होती है वो आ जाएगी और वो अपनी चीज़ों को सीखेगा। ये कहा है मूल कास्टर ने, ज्ञानेंद्रियों के आधार पर ही बात हो रही है, अनुभव के आधार पर बात हो रही है, आप समझ जाइए। ठीक है, अब आइए दूसरा बेकन। बेकन साहब ये भी इंग्लैंड के ही थे। यथार्थवादी विचारकों में अधिकांश इंग्लैंड के हैं, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिमी यूरोप या इंग्लैंड के रहने वाले हैं, बड़े रईस खानदान से रिलेट करते हैं बेकन। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, आप ये समझ जाइए। बेकन अलग अलग क्षेत्रों में काम किए हैं, विज्ञान में काम किया है, दर्शन में काम किया है, शिक्षा में काम किया है, ठीक है, राजनीति में काम किया है। इनकी 2-3 पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे, नोवम ऑर्गेनम, नोवम ऑर्गेनम। और एक पुस्तक और है इनकी जो शिक्षा पर ही लिखी हुई है, वो है एडवांसमेंट इन लर्निंग। ठीक है, एडवांसमेंट इन लर्निंग और नोवम ऑर्गेनम, ये उन्होंने लिखा है। और बेकन भी ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के पक्षधर हैं और ये कहते हैं कि भाई ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान का प्रमुख स्रोत है और इनका उद्देश्य क्या है, ये जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इन्होंने बताया प्रकृति पर अधिकार करना, प्रकृति पर अधिकार। ये बेकन का कुल मिला के है मामला से। ठीक, अब बेकन के बाद फिर आइए आप सब रटके जर्मनी के रहने वाले हैं और ये भी ज्ञानेंद्रिय यथार्थवाद के समर्थक हैं रटके। और इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य प्राकृतिक नियमों के अनुसार आचरण को ढालना है। और ये कैसे संभव हो पाएगा, प्राकृतिक नियमों के अनुसार आचरण को कैसे ढाला जा सकता है, क्योंकि प्रकृति और आचरण के बीच में ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां रिलेट करते हैं आदमी की। तो सूचनाओं का आदान और सूचनाओं का जो प्रदान है, सूचनाओं का आगमन और क्रियाओं का प्रदान जो है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होगा, उसमें ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां इन्वॉल्व होंगी। और उसका उद्देश्य क्या है, एकमात्र प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने व्यवहार या अपने आचरण को बना लेना, यानी कि समायोजन की तरफ अग्रसर हो जाना। तो ये भी ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी विचारक हैं 3। ठीक है, अब और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये दूसरा प्रकार हो गया। पहला हमने बात कर ली कौन सा, मानवतावादी, दूसरा ज्ञानेंद्रिय और तीसरा हो गया सामाजिक। सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद। अब जाहिर सी बात है, जैसा नाम है वैसा ही अर्थ निकल के भी आएगा। ये वाला यथार्थवाद समाज पर बहुत बल देने वाला है। सामाजिक यथार्थवाद पुस्तकीय ज्ञान का ये विरोध करने वाले हैं और सामाजिक अनुभव, जीवन के अनुभवों पर ये बहुत बल देने वाले हैं, ये आप समझ जाइए। ठीक है, इस सामाजिक यथार्थवाद में समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है। समाज की भूमिका जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, कौन कौन इसके सपोर्टर हैं उनके नाम हम देख लेते हैं। जैसे मॉन्टेन, एक मॉन्टेन का नाम है लॉर्ड मॉन्टेन। ठीक है, एक नाम आता है इसमें जॉन लॉक, जॉन लॉक और मॉन्टेन, 2 नाम लिए जाते हैं सामाजिक यथार्थवाद के अंतर्गत। एक एक करके थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इनके क्या मायने हैं। ठीक है, पहले लॉर्ड मॉन्टेन की बात करते हैं कि लॉर्ड मॉन्टेन कौन है और ये क्या कहते हैं। लॉर्ड मॉन्टेन भी ज्ञान के लिए ज्ञान
इसका विरोध करते हैं। बोले इसके लिए नहीं होता है, ज्ञान के लिए ज्ञान कुछ नहीं होता, बल्कि उसकी कुछ न कुछ सामाजिक उपयोगिता होनी चाहिए, उसकी कुछ ऐसी उपयोगिता होनी चाहिए जो जीवन में उन्नति दे, उसका कुछ काम करे। ठीक है, सामाजिक रूप से उपयोगी ज्ञान को ये अच्छा मानते हैं। ठीक है, ये मॉन्टेन की जो विचारधारा है थोड़ी सी आपको प्रयोजनवादी विचारधारा से मिलती जुलती मिलेगी। ठीक है, सामाजिक जीवन है में जो उपयोगी ज्ञान है वो, और उसकी उपयोगिता भी सिद्ध होनी चाहिए, वैज्ञानिक विधियों के आधार पर उसे सिद्ध कर सके। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं ये कि बालक को, एक कोटेशन है बहुत पूछी जाती है परीक्षा में, अपने पाठ को जितना याद करना चाहिए उससे अधिक उसका अभ्यास करना चाहिए। समझ रहे? मतलब जितना आपने मेमोरी में भर लिया है उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको व्यवहार में इस्तेमाल करिए, तभी वो ज्ञान सार्थक होगा। अब थोड़ा सा और आ जाते हैं, और अब आते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक की कम से कम एक बात आप लोगों ने जरूर सुन रखी होगी, है? क्या सुन रखी है बताइए? टैबुला रोसा। यस, कोरा कागज। बालक का दिमाग कोरा कागज होता है जन्म से, और सामाजिक अनुभव जैसे जैसे उसके मस्तिष्क पर पड़ते हैं उसी तरीके से उसके विचारों का और उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। एक तरीके से कट्टर अनुभववादी विचारक है ये, कि ज्ञान का स्रोत बाहर है और बाहर से ज्ञान अंदर आ रहा है, बच्चों की तरफ आ रहा है। ये बात जॉन लॉक कहते हैं। ठीक है, जॉन लॉक पहला वो आदमी है जो लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद का समर्थक है। ठीक है, और रूसो को प्रभावित करने वाला विद्वान है। रूसो के विचार जिससे प्रभावित हैं उनमें जॉन लॉक भी एक विचारक माने जाते हैं। ठीक है, तो टैबुला रोसा की बात इनकी याद रखिए, अनुभववाद की बात इनकी याद रखिए। ठीक है, और ज्ञान का बाहर से स्रोत को आप इनको को याद रख सकते हैं। तो ये है सामाजिकतावादी यथार्थवाद। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और एक क्लासिफिकेशन की तरफ थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए यथार्थवाद को हमने तीन हिस्से अभी देखे यथार्थवाद के, मानवतावादी, ज्ञानेंद्रिय और सामाजिक। देखिए मोटे तौर पे अभी दो हिस्से करिए आप पहले। ये जो हमने तीन हिस्से देखे हैं ये ऐतिहासिक यथार्थवाद के हिस्से कहे जाते हैं। ऐतिहासिक यथार्थवाद यानी कि जो पुराना चला आ रहा था 20वीं सदी से पहले। अब उस 20वीं सदी से पहले फिर तीन हिस्से हो गए इसके। कौन कौन से? मानवतावादी, ठीक, और सामाजिक और ज्ञानेंद्रिय। इसके अलावा एक विचारधारा इनकी जिसे नव यथार्थवाद कहा जाता है वो और विकसित हुई 20वीं शताब्दी। नव यथार्थवाद, ठीक है, जैसे नव्य न्याय है ऐसे ही नव्य यथार्थवाद है। और ये नव्य यथार्थवाद जो है ये सीधे सीधे वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं उन पर आधारित है। भौतिक विज्ञान और गणित, क्योंकि भौतिक विज्ञान अगर कह लें तो ये समझिए ऑटोमेटिक गणित तो उसमें आ ही गया। ठीक है, तो गणित में लिख नहीं रहा हूं, आप उसको समझ ही जाइएगा कि गणित भी भौतिक विज्ञान का जहां जहां नाम आता है गणित अपने आप इंक्लूड हो जाता है, भौतिक विज्ञान पर आधारित है। और इस नव्य यथार्थवाद के, नए यथार्थवाद के जो समर्थक दो तीन मुख्य लोग हैं। ठीक है, दो तीन के बारे में बात करूंगा, जिनमें से एक नाम है व्हाइट हेड। ठीक है, व्हाइट हेड
और एक नाम भी आपने सुन रखा होगा, वो है रसेल। ठीक है, एक नाम और आपने सुन रखा होगा और वो है मूर। मूर का नाम सुना? E.G. मूर नहीं सुना? ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो नया यथार्थवाद है ये भौतिक विज्ञान के नियमों पर आधारित है, परंतु क्योंकि व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व के विकास पर ये बल देते हैं, तो वो कहते हैं भाई जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए भौतिक विज्ञान के नियम बहुत आवश्यक है। पदार्थों के बारे में जितना हम जान पाएंगे उतना हम पदार्थों को अच्छे से समझ पाएंगे और उनका इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम कर पाएंगे। ठीक है, परंतु साथ ही साथ भौतिक विज्ञान के साथ साथ हमें कला को भी छोड़ना नहीं, उसको भी इसका पार्ट बनाना है। समग्र व्यक्तित्व तभी माना जाएगा जब विज्ञान के साथ कला को भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बात तो यह कि इसमें भौतिक विज्ञान पर बहुत ज्यादा बल दिया जाएगा, पर सेकेंडरी कला को भी ये लोग छोड़ते नहीं है, ये उसको भी उसमें शामिल कर लेते हैं। व्हाइट हेड के बारे में थोड़ी सी बात कर लें हम। एक बात तो मैं आपको ये बता दूं कि व्हाइट हेड रसेल के गुरु थे। रसेल की अपनी जो पीएचडी है वो व्हाइट हेड के अंतर्गत ही है, और एक कॉमन किताब भी है दोनों की जो दोनों ने मिलकर लिखी, उसका नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। सुना है इसका नाम? तो सुना होगा, प्रिंसिपिया मैथमेटिका है। अरे गणित के प्रिंसिपल, ये दोनों की किताब है, इसीलिए कई बार ये सवाल आ जाता है कि ये किताब किसकी है, तो ये दोनों ने संयुक्त रूप से लिखी है किताब। ठीक है, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये इंग्लैंड के रहने वाले लोग हैं दोनों, 20वीं शताब्दी में बहुत भयंकर काम किया है लोगों ने। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, ये भी कह देते हैं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि नव्य यथार्थवाद की बात कर रहे हैं, वास्तविकता, कि वास्तविकता जो है ये कोई तथ्य नहीं है, कोई फिनोमिना नहीं है, कोई घटना नहीं है, तथ्य नहीं है। ये रियलिटी क्या है? कोई स्टैटिक फिनोमिना नहीं है रियलिटी। फिर क्या है? ये प्रोसेस है। वास्तविकता प्रक्रिया है, गतिकी है, एक कंटिन्यू चलने वाला एक प्रयास है, जो एक कोई प्रक्रिया है जो निरंतर चल रही है। तो वास्तविकता को किसी एक पॉइंट में नहीं पकड़ा जा सकता है। भौतिक विज्ञान की अंतिम जो खोज है वो यही है आज तक की भौतिक विज्ञानियों की, कि हम पदार्थों के बारे में जो भी जानते हैं वो हम उनके एक स्टैटिक फिनोमिना के बारे में जानते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि उस स्टैटिक फिनोमिना से पहले भी वो चीज़ थी और उसके बाद भी वो रही। मतलब हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो एक पक्ष का होता है किसी भी घटना के या वस्तु के का, पर वो निरंतर चलने वाली चीज़ है। तो समग्र रूप से हमें चीज़ को समझना चाहिए, ना कि स्टैटिक फिनोमिना के। भौतिक विज्ञान आखिरी बात यही कह रहा है अभी आज का। तो पूरी प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए हमें चीज़ों के बारे में वक्तव्य देने चाहिए। इसीलिए इन्होंने वास्तविकता को स्टैटिक न मानते हुए एक प्रोसीजर माना है, एक गति माना है, एक प्रक्रिया माना है। ठीक है, ये एक अंतर है। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान के जो नियम हैं ये वहाँ पर ले जाके छोड़ देते हैं, गणित के जो थ्योरम्स हैं ये वहाँ पर ले जाकर छोड़ देते हैं। ठीक है, व्हाइट हेड की जो विचारधारा है उसे बहुतत्ववादी एक तत्ववाद कहा जाता है। ये समझ लेने की बात, बहुतत्ववादी एक तत्व, ठीक, ये कहा जाता है इनको। और एक तत्ववाद या एकात्मवाद ऐसा भी कह लीजिए, एकात्मवाद ये कहा जाता है। और अवयव का दर्शन, अवयव का दर्शन ये भी कहा जाता है व्हाइट हेड की विचारधारा। ठीक है सर, तो ये कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा ये व्हाइट हेड और रसेल, अगर बच्चों के रसेल के बारे में थोड़ी बात कर लें, मूर के बारे में फिर कभी करेंगे ज़्यादा डिटेल के लिए। ठीक है, हाँ, तो
अगर रसेल का देखा जाए तो रसेल क्या कहते हैं बच्चों की शिक्षा के बारे में, इनके भी स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि बालक को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, ठीक है। और कहते हैं कि भौतिक विज्ञान जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। भौतिक के बारे में, वस्तुओं के बारे में उसी से हम जान सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी भौतिक पदार्थ के बारे में बच्चे को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है, शिक्षा दी जा सकती है, और वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से हम चीज़ों को अच्छे रूप में समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए पर्याप्त है सामग्री ये, है ना। अब अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।